Okay, is my screen is visible there, sir? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. So good morning all students. Welcome back to our BMC Education Department statewide lectures. Myself Gayatri Dilip Kumar Wag from Goregaon East MPS Secondary School, and we are learning about sources of history. The last lectures we had completed the different sources, that is written sources, and we are with the material sources. And in material sources we had completed coins as a material sources. After that, the different types of coins and the images of the coins as per the kingdoms and as per the king's rules. After that, we had studied about ornaments, that how different type of ornament used by different era people. After that, we had completed the places of worships, that uh, at which era which king want which type of religion, and that type of religion he spread that religious things, and he tried to make some monuments or like mandir, masjid, churches and all for the places of worship. After that, we have studied about different types of temples, their constructions, how they are constructed. After that, we had studied about royal seals, that the kings used it as uh, uh, image of authenticity. Okay, that we have studied. And let us start with the tools. That in history, which type of tools are used for daily use. Okay, now tools, the use of tools is to make them their work easy. Now we had started, as you screen you can see that there are different types of nut crackers. Nut crackers मतलब नट को तोड़ने वाला, अड़किता जिसको हम बोलते हैं, जिससे सुपारी या फिर अखरोट वगैरह ये सब तोड़े जा सकते हैं. तो आप देख सकते हो कि हाउ ब्यूटीफुल दे आर डिजाइन. इस तरह से अलग अलग डिजाइन से उन्होंने अपने चीजें बनाई थी. उसके बाद में द मोस्ट कॉमन आर डैगर्स एंड स्पेयर्स, पॉइंट फॉर हंटिंग, hand axes and choppers for cutting up meat, and scalpels for cleaning animal hides. Other tools were used to dig roots, peel bark and remove the skins of animals. Later, splinters of bones were used as needle and fish hook. Now see, there are different types of tools you can see on the screen, that are made up of stones and bones of animals. All these are the tools used by the human being. जैसे इवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ ह्यूमन बीइंग का, तब उसने, जैसे हमने पढ़ा कि जैसे जैसे इवैल्यूएट होता गया वैसे वैसे उसने चीजों का यूज करना सीखा. तो उसी के साथ में पत्थर को किस तरह से नुकीला किया जाए, तो वो नुकीला पत्थर जो है वो किस तरह से हंटिंग के काम में आएगा, ये उन्होंने सीखा. उसके बाद में अगर लकड़ी है तो लकड़ी को अगर चॉप कर दिया जाए तो किस तरह से वो काम में आएगी. तो ये सारी चीजें जो है टूल्स उन्होंने बनाए. जो उनको आजू बाजू में जो कुछ चीजें मिली उन्होंने उनसे टूल्स बनाए. ठीक है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो जो एनिमल्स हंटिंग के लिए के बाद जो एनिमल्स वो मारते थे हंटिंग करने से, उसके जो एनिमल्स बोन्स है उनसे वो चीजें ये सब बनाते थे. एंड आफ्टर दैट दे यूज दिस बोन एज नीडल्स एंड फिश मेकर्स. जो पतले पतले हड्डियां हुआ करती थी वो फिश हुकर्स, मतलब जब मछली पकड़ते हैं उसके लिए जो हुक यूज करते हैं उसके लिए वो यूज किया करते थे. तो इस तरह से इन टूल्स का यूज किया कर सकते हैं. तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सी द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन. स्टोन को किस तरह से उन्होंने शेप देके एक नुकीला पत्थर जो है या नुकीला औजार जो है वो बनाया है, टूल्स बनाए हैं. नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी द बो एंड एरोज. ठीक है, बो एंड एरोज मतलब तीर धनुष जो हंटिंग के लिए वो यूज करते थे. मोस्ट प्रॉब्ली दे आर मेड अप ऑफ वुड एंड द स्ट्रिंग. ठीक है, जो बेल बेल होती है, लताएं होती हैं पेड़ की, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं. तो उनसे वो थ्रेड का काम किया करते थे और लकड़ी से वो बो का काम किया करते थे.
ठीक है। एरोज भी जो थी वो लकड़ी की बनी होती। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, देयर वाज अ टाइप ऑफ गन, गन की तरह है बट नो बुलेट आर देयर। इसमें वो लोग क्या करते थे कि आगे की जो टोक है उसमें से एक जो एरो वो फिट किया करते थे, और जैसे ही यहाँ से पीछे से उन्होंने थ्रेड रिलीज किया तो वो एरो जो है वो आगे चला जाएगा। तो एक इस टाइप का बो एंड एरो ही था, बट इट इज वर्किंग एज गन। तो इस तरह से अलग अलग उन्होंने बनाए एज अ ह्यूमन बीइंग इवेल्युएट। जैसे जैसे उसके बाद में किंग्स आए, उनके पास में swords रहा करती थी, मतलब तलवार। अ sword is a batted melee weapon to intent for cutting or thrusting that is longer than a knife and dagger। नाइफ का मतलब होता है चाकू, डैगर का मतलब होता है खंजर। तो उनसे चाकू और खंजर से बड़ी जो है सोड हुआ करती थी। कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग प्लेट अटैच टू द हिल्ट। हिल्ट मतलब होती है जो मुट्ठी होती है, उसको हिल्ट बोलते हैं। The precise definition of the term varies with the historical approach for the geographical region under consideration. The blade can be straight or curved। मतलब जो तलवार है, तलवार का जो ब्लेड रहता है वो या फिर सीधा रहता था या फिर कर्व भी रहता था। सो दीज आर द हिल्ट्स। इसको हिल्ट बोलते हैं, मतलब जहां से मुट्ठी पकड़ी जाती है वो। तो हिल्ट के ऊपर यू कैन सी द डिफरेंट डिजाइन्स। अब ये डिजाइन्स है, ये जो किंग था, किंग होता था उसके पसंद का, उसका ईरा का जो कि कुछ रहता था, उसी प्रकार की हम जो हिल्ट पे वो डिजाइन देख सकते हैं। तो इससे भी हमें उसकी हिस्ट्री का पता चलता है। ठीक है। नाउ दीज आर ड्रैगर्स। एक साइड में आप ड्रैगर देख सकते हो, खंजर है। सी द कवर ऑफ दैट ड्रैगर, how beautiful it is designed, and after that in the right side you can see different types of swords and some daggers। तो इस तरह के ये जो टूल्स थे ये वो युद्ध के लिए यूज करते थे, वॉर में यूज करते थे। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स बाय विच वी कैन स्टडी हिस्ट्री। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज मॉन्यूमेंट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री दैट आर द मॉन्यूमेंट्स। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं या आर्किटेक्चर से रिलेटेड बिल्डिंग्स हैं, इससे हम बहुत ज्यादा हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। Now, you can see different types of monuments here. Lal Killa is there, Gateway of India is there, Gateway of India Gate is there. After that, this Jama Masjid is there. All these are the famous monuments. Taj Mahal is there, that is Lotus Temple is there, Hawa Mahal is there in Rajasthan. All these are the example of different monuments. These are the forts from Rajasthan। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि राजस्थान के कुछ फोर्ट्स के हमें पिक्चर्स दिख रहे हैं। तो दीज आर द फेमस मॉन्यूमेंट्स विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। तो इनको पढ़ के, इनको देख के हम लोग उसके बारे में हम अपनी हिस्ट्री को जान सकते हैं। नाउ दीज आर द फोर्ट्स फ्रॉम राजा शिवाजी, शिवाजी महाराज के फोर्ट्स हैं ये सारे। मे बी यू आर विजिटेड हियर, आप लोग यहाँ पे विजिट भी करके आए होंगे। तो ऑल दीज आर द फोर्ट्स फ्रॉम। After that, how we will study about these forts? See the inside of the forts। ये forts के अंदर देखिए, ये जो फर्स्ट जो पिक्चर है लेफ्ट हैंड साइड, ये लाल किला जो है उसके अंदर की डिजाइन है। तो हाउ ब्यूटीफुली दे आर पेंटेड इट एंड कर्व्ड इट। तो इस तरह से वहां तब नकाशी की गई। अब ये जो नकाशी है या फिर ये जो कर्विंग है, ये जो डिजाइन्स है, ये डिजाइन्स जो है हमें उस टाइम के बारे में बताते हैं। और ऐसे बोला जाता है कि इसके अंदर जो डिजाइन्स बनाई गई हैं वो एक्चुअली उर्दू और फारसी की आयतें थी। जैसे हमारे यहाँ श्लोक लिखा जाता है, वैसे ही वो लोग आयतें लिखते थे। तो इसी डिजाइन्स के अंदर वो लोग आयतें लिखा करते थे। तो इस तरह से एंड इट इज कलर्ड और पेंटेड एंड डेकोरेटेड विद जेम्स। ठीक है, जेम्स और पर्ल से, मोती और जो स्टोन्स होते हैं, जेम्स होते हैं, वो सब इसके अंदर लगाए गए थे। बट एट द टाइम गोज ऑन, ऑल दिस आर रिमूव्ड फ्रॉम द वॉल्स। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ होल्स दिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे एक खिड़की सी डिजाइन बनी है, एक्चुअली खिड़की नहीं, ये डिजाइन ही है। तो यहाँ पे पहले जेम्स लगा हुआ करता था, तो ये जेम्स जो है वो रिमूव कर दिया गया। उसके बाद में आप राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है
वो है आपके हवा महल जो राजस्थान में है उसका। तो सी हवा महल, क्योंकि वहां पे हवा जो है वो खेल सकती है, इसलिए हवा महल बोला जाता है। तो देखिए किस तरह से अच्छी तरह उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है ईच एंड एवरीथिंग। सो वी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ दीज डेकोरेशंस। नाउ सी द इंटीरियर ऑफ ताजमहल। ताजमहल के इंटीरियर में भी देखिए बहुत सुंदर सा डिजाइन किया गया है। तो ये सारे डिजाइन जो है अगर इसको बारीकी से पढ़ा जाए तो हम इसके बारे में हिस्ट्री जो है वो जान सकते हैं। So all these designs teaches us about our history. After that, museums. So as we know, all state of India have museums that depict the characteristics and display the cultural and social heritage of the state. किसी भी स्टेट के पास में अपने एक म्यूजियम होता है. फॉर एग्जाम्पल like in our Maharashtra or in Mumbai, Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum is there. And after that there are different types of museum from government also. गवर्नमेंट के भी बहुत सारे म्यूजियम्स होते हैं और कुछ प्राइवेट म्यूजियम्स होते हैं. तो म्यूजियम्स आर स्ट्रांगली viewed as being one of a wide range of information sources and as an important catalyst for learning, being accessed and actively used by many different kinds of people. Visitors recognize and value this role and trust that museums will do this to the best of their ability. मतलब म्यूजियम में जो कुछ होता है, जो कुछ स्टोर किया होता है, वो सारी ऑथेंटिकली होती है, सच होती है वो सारी बातें, और वो हमारे लिए ही प्रिजर्व करके रखा गया होता है कि किस तरह से हम उनको देख के हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं. बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उनसे मिलती हैं. So museums are buildings in which we see many things of artistic, cultural, historical, traditional, and object of scientific interest. It is a great source of knowledge. It not only gives us knowledge but also makes us familiar with our history, culture, civilization, religion, art, architecture of our country. It means जो कुछ हमारे म्यूजियम्स में रखा हुआ है वो सारी चीजें हमें हिस्ट्री से कनेक्ट करती हैं, हमें बताती हैं कि उस टाइम का आर्ट कैसा था, उस टाइप की सिविलाइजेशन कैसी थी, उस टाइम के लोग कैसे थे, वहाँ का कल्चर कैसा था. ये सारी की सारी चीजें हमें म्यूजियम से पता चलती हैं. अब म्यूजियम कोई एक टाइप का नहीं होता है. देयर इज नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ म्यूजियम, देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स. बहुत ही अलग अलग टाइप के म्यूजियम्स होते हैं. किसी म्यूजियम में केवल आपको पेंटिंग्स मिलेंगी, ओके किसी म्यूजियम में आपको सिर्फ आर्ट मिलेगा, मतलब हैंडक्राफ्ट मिलेगा, जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं वो आपको दिखने को मिलेंगी. ठीक है, कुछ म्यूजियम्स होते हैं जो किसी एक डेफिनेट चीज को, जैसे अभी हम ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ओनली फॉर स्कल्पचर, जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है, ये सारी चीजें म्यूजियम्स में होती हैं. अब ये जो मूर्तियां बनाई गई हैं इसके ऊपर की जो डिजाइन है वो एक स्पेसिफिक ईरा की है. ठीक है, अब आप लेफ्ट साइड में देखिए, ये किसी पत्थर के ऊपर डिजाइन किया हुआ है. पीछे बैकग्राउंड में पत्थर है और उसके ऊपर डिजाइन किया गया है. लेकिन आप अगर राइट साइड की अगर आप मूर्ति देखते हो तो देखिए पत्थर को तराश के उन्होंने मूर्ति बनाई हुई है. तो इस तरह से हमको ये दो अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं. आफ्टर दैट इट इज अ मैमल म्यूजियम. मैमल म्यूजियम इज प्रेजेंट इन कोलकाता. कोलकाता में है ये मैमल म्यूजियम. मैमल का मतलब आपको मालूम है, जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चे देने वाले होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनका ये म्यूजियम है. तो इसके अंदर आप देख सकते हैं द टस्क ऑफ एलिफेंट. एलिफेंट के टक्स मतलब हाथी के दांत जो है वो प्रिजर्व किए गए हैं. तो सी एंड इसके अंदर नेक्स्ट टाइप में आप देख सकते हो अ पिक्चर ऑफ अ स्केलेटन ऑफ डायनासोर. डायनासोर का स्केलेटन रखा हुआ है. तो इस तरह से कुछ ऐसे म्यूजियम्स होते हैं जहाँ पे एनिमल्स के पार्ट्स को भी स्टोर किया जाता है, बोन्स को स्टोर किया जाता है. तो इस टाइप से ये भी म्यूजियम्स होते हैं. तो ये म्यूजियम भी हमको हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, नॉट अबाउट आवर कल्चर, नॉट अबाउट आवर सिविलाइजेशन, बट ऑल्सो अबाउट आवर पेट एनिमल्स या फिर
मैमल्स और एनिमल्स, जो कुछ एनिमल्स किस टाइप का कैसा था वो भी हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है। आफ्टर दैट यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडल। ये है मेटेलिक स्कल्पचर्स, ठीक है, मेटल की ये मूर्तियां हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो आर्ट है ये हमको वहां पे देखने को मिलती है। तो अगर हम हर एक मूर्ति को देखें तो हर एक की अपनी अपनी एक अलग आर्ट है। सो इट टीचेस अस अबाउट आवर हिस्ट्री। So after that, म्यूजियम्स ऑफ ममीज, ममीज की भी म्यूजियम होती है जहाँ पे जो किंग थे या फिर क्वींस थी उनको ममी बना के रखा गया। तो ऐसी भी म्यूजियम्स हैं जहाँ पे हमको ये ममीज देखने को मिलती हैं। तो दिस ममीज आल्सो टीचर्स अस अबाउट आवर हिस्ट्री। अब ये किंग की हो सकती है, वो किंग किस इरा का था, वो क्या था, हमें सारी की सारी चीजें इन म्यूजियम से पता चलती हैं। एंड लास्ट वन इज द वॉर म्यूजियम। वॉर म्यूजियम जो कि वॉर में गन्स यूज किए गए, जितने भी हमारे इधर वॉर्स हुए उसके अंदर किस किस टाइप के डिफरेंट आर्मरीज यूज की गई, डिफरेंट टाइप के वॉर टूल्स यूज किए गए, वो सारी चीजें हमें वॉर म्यूजियम में देखने को मिलती हैं। सो ऑल दीज म्यूजियम्स टीचेस अस अबाउट आवर पास्ट। आफ्टर दैट दिस इज रिटर्न रिटर्न थिंग। ये जो चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये रिटर्न सोर्सेस में आती हैं एक्चुअली, बट इट इज केप्ट इन म्यूजियम्स। ये म्यूजियम्स में रखे हुए हैं जहाँ पे आप फर्स्ट वन में आप देख सकते हो कुछ ड्राइंग्स बनाई गई हैं विच टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है जैसे पट कथाएं लिखना होता है, जैसे ये कागज होता है, कागज के ऊपर लिख लिख के उसको एक ही इसमें पिरो के रखते हैं। तो ये एक टाइप का ये थिंग है जिसके ऊपर हमारी हिस्ट्री जो है वो लिखी हुई है, कल्चर जो है वो लिखा हुआ है, बट इट इज स्टोर्ड इन दिस टाइप ऑफ थिंग। सो ऑल दीज आर द sources of our material sources which teaches us about our history. Okay, the next point is the oral sources. Now oral sources, these sources include folk tales, folk songs, proverbs, ballads and ovies. Now oral sources, oral का मतलब है that is spoken by our mouth. ओके, इट इज नॉट रिटन, इट इज स्पोकन बाय आवर माउथ। जो चीज बोली गई है, जो शब्द बोले गए हैं उसे हम बोलते हैं ओरल। और ओरल सोर्सेस का मतलब है कि ऐसा सोर्स जो हमें बोल के समझा गया है, बोल द्वारा। मतलब चाहे वो कहानियां हो, चाहे वो गाने हो, चाहे वो श्लोक हो, चाहे वो बैलेड्स हो, तो ये सारी चीजें जो है ऑल दीज आर द ओरल सोर्सेस। सो ओरल ट्रेडिशन इज information, memories, and knowledge held in common by a group of people over many generations. It is not the same as testimony or oral history. In a general sense, oral tradition refers to recall and transmission of a specific preserved textual and cultural knowledge through vocal utterance. तो वोकल ट्रेडिशन या फिर वोकल सोर्स हम किसको बोलेंगे कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं हैं जो हमने सिर्फ सुन सुन के जनरेशन टू जनरेशन हम उसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, या फिर वो सारी नॉलेज जो हमको बोल के बताई जाती हैं, ऑल दीज आर द ओरल सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट वन, ओरल सोर्सेज आर फोक सॉन्ग्स, poadas, folk tales, narrations, interviews, fair, jalsa, art groups, rhymics, proves and ovies, and inspirational songs. So all these are the oral sources. Now what is oral sources? In societies that did not have a culture of writing, historians can uncover some of what happened in the past through oral history. Oral history uses the spoken words as well as legends and myths as historical evidence. Oral sources include oral testimony and oral traditions. Oral testimonies are the first-hand accounts of people telling about themselves and their past experience. This information is usually recorded by historians in interviews and later written down. Oral traditions are the stories that have been passed down
through generation by words of mouth. Oral tradition together with archaeology is an important source of pre-literate, pre-colonial history. इसका मतलब है कि ओरल सोर्सेस वही सोर्सेस हो गए जो पहले सिर्फ बोल बोल के बताए गए थे और उसके बाद में लोगों ने उसको लिखा। जैसे बहुत सारे फोक सॉन्ग्स होते हैं जो आपके गाँव में आपने सुने होंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी पूजाएं होती हैं जब लेडीज गाना बोलती हैं, या फिर होली का त्योहार होता है जब बहुत सारे गाने बोले जाते हैं। तो कई कई गाने ऐसे होंगे, अगर आपने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा होगा या फिर कभी आप देखिए, वो बहुत सारे पुराने गाने बोलते हैं लेकिन वो कहीं लिखे नहीं होते हैं। तो अगर हमें उसे प्रिजर्व करना है तो फिर हम उसको लिख के रखते हैं, वो हमें रिकॉर्ड करके रखते हैं या फिर हम उसको लिख के रखते हैं, देन वी कैन स्टोर इट। ठीक है। सो उसके अंदर आता है फोक सॉन्ग्स, अ सॉन्ग मेड एंड हैंडेड डाउन अमंग द कॉमन पीपल। Folk songs are usually of enemies, authorship, and often have many versions. The definition of a folk song is a song written by a common people or in a style of a common people. कि फोक सॉन्ग ही होते हैं जो ऐसे होते हैं जो आम आदमी को समझ में आए। ठीक है, बहुत ज्यादा वो लिटरली डीप नहीं होते हैं, सादे सादे शब्द उसके अंदर यूज किए जाते हैं, और वो जो फोक सॉन्ग्स होते हैं वो जल्दी से बोलने से ही समझ में आ जाते हैं। जैसे हमारे देश में आपको मालूम है कि बहुत सारी भाषाएं, एक स्टेट होगा लेकिन स्टेट में भी बहुत सारी डायलेक्ट्स होती हैं, बोली भाषाएं अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बोलें कि मराठी, तो मराठी केवल एक सिंगल नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। मालवानी मराठी अलग है, आयरानी मराठी अलग है, ठीक है, सोलापुरी मराठी बोलने का स्टाइल अलग है। तो ऑल दीज आर द डायलेक्ट्स। तो ये डायलेक्ट्स जब बनते हैं तो जो एरिया का जो पर्सन होता है उसको उसी एरिया के फोक सॉन्ग्स भी आते हैं। ठीक है। सो ऑल दीज आर द फोक सॉन्ग्स फॉर कॉमन पीपल, रिटन बाय कॉमन पीपल फॉर द कॉमन पीपल। ऑल आर द ओरल सोर्सेज। आफ्टर दैट पोवाड़ा। Povada, which means to glorify, is a traditional Marathi ballad that traces its history to more than 750 years. Povadas often glorified and celebrated deeds of popular folk figures and leaders such as Chhatrapati Shivaji and Tanaji Malusare, and were also written to raise awareness on social issues. तो पोवाड़ा जो बोला जाता है, तो पोवाड़ा जो है ये ग्लोरीफाई करता है, किसी भी चीज की ग्लोरी को बताता है, कोई भी चीज की बढ़ाई जो होती है वो की जाती है। मोस्टली हमने पोवाड़ा शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरी के ही सुने हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पोवाड़ा होते हैं। पोवाड़ा मतलब किसी एक पॉइंट को लेके लोगों के मन में अवेयरनेस जागृत करना। आपको शिवाजी महाराज का पोवाड़ा क्यों सुनाया जाता है या फिर क्यों हम लोग सुनते हैं, कि हमें उससे पता चले कि वो कितने वीर थे, या फिर तानाजी मालुसरे थे वो कितने वीर थे। तो ये सब बताने के लिए पवाड़ा जो है वो बोला जाता है। और ये कॉमन पीपल होते हैं, ये बहुत ज्यादा डिग्री होल्डर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े डिग्री होल्डर है और वही पवाड़ा गा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पवाड़ा एक कॉमन पर्सन भी बोल सकता है, और वो लोग गांव गांव में जाके ये सब चीजें बताते हैं। या फिर इन सबको छोड़ के और भी बातों पे पवाड़ा बताया जाता है, जैसे सोशल अवेयरनेस हो गया, जैसे गर्ल बर्थ चाइल्ड है टू सेव गर्ल बर्थ, तो उसके लिए भी पवाड़ा में बताया जाता है। या फिर अगर पढ़ाई करवानी है रात में ही अन्नाभाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख, इन दोनों ने भी संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जो हुआ था उसके अंदर पवाड़ा थ्रू लोगों को एक साथ बताया था। क्या कि तब गुजरात और महाराष्ट्र जो था वो मुंबई चाहता था। ये जो मुंबई है, गुजरात बोलता था हमको चाहिए और महाराष्ट्र बोलता था हमको चाहिए। तब अन्ना भाऊ साठे और अमर शेख जो है, शाहिर अमर शेख, इन लोगों ने महाराष्ट्र के लोगों को जागरूक किया कि नहीं, मुंबई हमारी ही है, इसलिए मुंबई हमको ही मिलनी चाहिए। और तब
ये जागरूक होने के कारण ये जो मुंबई है ये महाराष्ट्र में आ गई। तो इस तरह से अवेयरनेस अगर लोगों में फैलानी है तो पहले, क्योंकि पहले कम्युनिकेशन के सोर्सेस इतने नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फोन नहीं थे, रेडियो नहीं थे कि लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, तो एक बड़ी कम्युनिटी को साथ में लाके अवेयरनेस कराना है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स है लाइक गोवा डांस, ये हुआ करते थे अवेयरनेस के लिए। आफ्टर दैट ओवीज एंड अभंग्स। ओवीज जो आपने गांव में सुने होंगे, अब जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो उनको मालूम होगा कि जब आपकी दादी है वो बहुत सारी ओवी बोलते, जब चक्की पीसते थे ना तो तब वो गाने गाते थे, तो वो सब ओवीज होती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे लाइफ में होती है, तो उनको किस तरह से एक दूसरे को समझाया जाए, तो ये ओवी है। ठीक है, उसके बाद में अभंग है, ये जो संत तुकाराम थे, ज्ञानेश्वर मावली, ये जो थे इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे अक्षरों में लिखी है। ठीक है, तो उसको अभंग बोलते हैं। तो ये अभंग भी जो है ये ओरल सोर्सेस ही है। एंड ओवीज एंड अभंग आर आल्सो ओरल सोर्सेस। इन शॉर्ट सेंस जो पोएम्स होती हैं वो भी एक टाइप की ओरल सोर्सेस ही हैं। उसके बाद में इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड स्पीचेस, ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जो बहुत सारी बातें हमको बताते हैं जिससे कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। सो जो फिलोसफर्स है उनकी स्टोरीज होती हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं, स्पीचेस होते हैं। ये पहले स्पीचेस बोले जाते हैं और फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको लिख के उन स्पीचेस को रखा जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने जो स्पीच दी थी, ठीक है, या फिर गांधी जी के कुछ विचारधाराएं हैं, वो पहले उन्होंने बोली, उसके बाद में उसको लिख के रखा गया, स्टोर किया गया। तो इस तरह से ये जो अलग अलग टाइप की चीजें हैं जो बोली गई हैं उसको हम ओरल सोर्सेस बोलते हैं। पोएम्स एंड दोहास, as I told you that poems and dohas are also a part of this oral sources. Poems जैसे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है ये पहले बोला गया, उसके बाद में लिखा गया, उसको स्टोर किया गया। तो इसको सुनते ही हमारे अंदर एक देशभक्ति की अलग सी धुन आ जाती है कि हाँ, हमें अपने देश के लिए कुछ तो भी करना है। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ ओरल सोर्सेस। आफ्टर दैट इंटरव्यूज। इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज जो होते हैं उसके अंदर आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू होते हैं, तो वो ओरली होते हैं, बट उसको स्टोर करने के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं या फिर उसको लिख के रखते हैं। तो इंटरव्यूज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओरल सोर्सेस। आफ्टर दैट we move forward to the next topic, that is audio visual sources. So students, audio visual means audio means which we can hear and visual which we can see. So those gadgets or those sources in which we can hear and see at a one time, that is audio visual sources. ऐसे sources जिसको एक ही साथ हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब टेलीफोन है तो उसके ऊपर हम केवल सुन सकते हैं, तो वो केवल ऑडियो सोर्स, ऑडियोबल सोर्सेस है। ठीक है, उसको हम, अब कैमरा है उसके ऊपर हम फोटो केवल देख सकते हैं, तो वो विजुअल सोर्स है। बट फिल्म जो है वो ऑडियो विजुअल है, क्योंकि उसके अंदर हम पिक्चर देख भी सकते हैं और आवाज सुन भी सकते हैं। तो ऐसे सोर्सेज जिसके अंदर हम दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल सोर्सेज। देन हाउ दे आर हेल्पफुल अस टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री। अब ये हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे बताएंगे? तो ऑडियो विजुअल सोर्सेस हो गए, जैसे कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गए, डीवीडीज हो गई, फिल्म्स हो गई। ठीक है, अभी आपके पास में मोबाइल फोन्स हैं, ये सारी चीजें ऑडियो विजुअल सोर्सेस हैं। ठीक है, अब कैसे? क्योंकि हम इससे कोई चीज सुन भी सकते हैं और कोई चीज देख भी सकते हैं, और इनसे हमें बहुत सारे नॉलेज मिल सकता है। अब लाइक टेलीविजन, टेलीविजन पे जो अलग अलग फिल्म्स आती हैं, ओके, ये जो फिल्म्स आती हैं तो इनसे हम अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती हैं, हिस्ट्री को बताने का काम करती हैं, या फिर ऐसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो पिछले वॉर्स हुए हैं उनको दिखाते हैं, या फिर फिल्म्स में है
तो हमारे जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में बताते हैं। तो ये सारी ऑडियो विजुअल सोर्सेज जो हैं हमें हिस्ट्री को बताने में काम में आती हैं। So these audiovisual sources have social cultural significance and belongs to the artifact documents with special historical art and culture value. Thus audiovisual documents possess its own language, the spatial system of transfer of social information, unique opportunities in figurative reflection of reality. मतलब जो कुछ हो चुका है, जो कुछ पास्ट में हो चुका है उसको कुछ ऐसा शो करना कि सच में ये कहानी ऐसी ही बनी होगी। फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ तानाजी मालुसरे, अभी जो अभी फिल्म निकली थी, तो उसके अंदर सेम टू सेम वैसे उन्होंने कोशिश की है। एक्चुअली किसी ने नहीं, हमने तो नहीं देखा कि तानाजी मालुसरे कैसे थे, शिवाजी महाराज कैसे थे और सच में उनकी फाइट कैसे हुई थी तानाजी की, लेकिन मूवी में इस तरह से शो किया हुआ है कि किस तरह तानाजी ने अपना किला जो था वो बचा है। तो देखिए हमको वो फिल्म देखने से हम अपने आप उस मूड में चले जाते हैं, उस ईरा में चले जाते हैं कि सी तानाजी ऐसे होंगे और उन्होंने ऐसे किया। अब ये कहानी कुछ जो ऑडियो विजुअल सोर्सेस होते हैं उसके अंदर कुछ कहानी उसकी रियलिटी तक लेके जाते हैं, ठीक है। उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो रियलिटी की तरफ होता है कि नहीं ऐसा हुआ है, और क्योंकि अपने स्टोरीज में सुना है तो हम उस चीज को एक इमेजिनेशन करके वो चीज हम फिल्मों द्वारा सच मानने लगते हैं, या फिर हम सच मानते हैं कि नहीं ये स्टोरी ऐसी ही हुई। तो इस तरह से ये ऑडियो विजुअल सोर्सेज जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं। After that, on television, different channels are there, like History Channel, National Geographic Channel, Animal Planet, Nat Geo, Wild. After that, Discovery Channel. All these channels help us to know about our history. इन चैनल्स में हमारे हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से इवैल्यूएशन ऑफ पर्सन हुआ था, ये भी बताते हैं। अब इसके अंदर केवल मतलब ह्यूमन बीइंग ही नहीं, एनिमल्स को लेके, किसी भी चीज को लेके, किसी भी देश को लेके, जितना भी उसका पास्ट होगा सारी चीजें हमें इन चैनल्स पे डॉक्यूमेंट्री में दिखाई जाती हैं। सो टू इट हेल्प अस टू नो अबाउट आवर पास्ट। सो वी कैन से दैट audio-visual sources help us to know about our history. They are more convenient for us, क्योंकि कोई चीज पढ़ना और कोई चीज देखना इसके अंदर फर्क होता है। तो ये चैनल जो है वो हमें चीजें दिखाते हैं। हम बुक्स में पढ़ते हैं, फोटोग्राफ्स देखते हैं, लेकिन जब हम ऑडियो विजुअल सोर्स के थ्रू कोई चीज पढ़ते हैं तो वो हमें जल्दी समझ में आ जाती है। सो इट हेल्प अस वेरी राइटली। Next topic is Film and Television Institute of India, that is FTII. So FTII, the Film and Television Institute of India, is an autonomous institute under the Ministry of Information and Broadcasting of the Government of India and aided by the Central Government of India. Now this Film and Television Institute of India, so the Government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960. 1960 में इसका start हुआ था in Pune with the purpose of providing public education. An institute called India News Review has produced various news reels on important events in politics, social issues, art, sports, and culture. This department has also produced various documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contributions for the country, and about important locations in India. These news releases and documentaries are useful for studying the history of modern India. Now see how it helps us. Now this Film and Television Institute of India, FTII, help us to know about our history. Then how it help us? कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है टू गिव द पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक के जो छोटी छोटी चीजें होती हैं इनके बारे में एजुकेशन देने का काम जो है इधर की डॉक्यूमेंट्रीज करती हैं।
ठीक है, ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर जो सोशल इश्यूज होते हैं, छोटे छोटे सोशल इश्यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बताया जाता है कि डोंट डू स्मोकिंग, स्मोकिंग मत कीजिए, इट इज हार्मफुल फॉर अस। अब इसके ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनती है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखी होगी टेलीविजन पे, उस टाइप की छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज जो है ये इंस्टीट्यूट बनाता है। अवेयरनेस अबाउट sanitary pads, after that awareness about this cleanliness, ठीक है, awareness about trees, all these are the things, छोटे छोटे इश्यूज हैं जो हम निग्लेक्ट करते हैं, एकदम निग्लेक्ट करते हैं। जैसे हाउ वी हेल्प अस इन कोरोना, कोरोना पेशेंट, अगर किसी के यहाँ पे कोरोना का पेशेंट है तो हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो इसके ऊपर छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखी होगी कि हाउ वी कैन हेल्प देम। ठीक है, उसके बाद में चाइल्ड बर्थ को लेके है, उसके बाद में माल न्यूट्रिशन को लेके है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इस सोशल इश्यूज है, इनको रेक्टिफाई करने के लिए, इनको क्लियर करने के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है। और उसका इंडिया को बहुत बड़ा, मतलब हमारी कंट्री में इसका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि किस तरह से ये जो डॉक्यूमेंट्रीज है हमको हेल्प करती हैं किसी भी इशू को आगे ले जाने के लिए। सो यहाँ पे शूटिंग्स करते हैं छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज की, और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो भी सीखते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाए और उनको टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया जाए। So till now we have seen some important sources of writing the history of modern India. The times in the 21st century are changing so rapidly. तो अभी जो 21st सेंचुरी है हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है, इसलिए अभी तो कोई जो ये जो सेंचुरी है हमारे 21st, इसके अंदर ये ऑडियो विजुअल सोर्सेस का यूज इतना ज्यादा हो चुका है कि अभी बुक्स को, और ओरल सोर्सेस एंड बुक्स, ये दोनों जो है ये एक साथ हो चुके हैं। सो दैट इवन द सोर्सेस विल प्रूव टू बी inadequate. However, new sources are coming forth. तो नए नए सोर्सेज जो है वो अभी सामने आ रहे हैं। जैसे अभी बुक्स तो आप, ये तो अभी ई बुक्स आ रही हैं, ठीक है, दिस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, अभी ई बुक्स आ रही हैं, आप इतनी बड़ी बुक आपके मोबाइल में स्टोर कर सकते हो, जब चाहे तब पढ़ सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंड लाइन टेलीफोन टू सेल फोन्स, a gadget called pager come up for connecting people, but it died out as quickly as it had came up. तो ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं, जैसे पेजर जो था वो आया था पहले, लेकिन जिस स्पीड से वो आया उस स्पीड से वो कोलैप्स भी हो गया, वो इतना नहीं चला। क्यों? बिकॉज द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज यूज्ड फॉर स्टडिंग हिस्ट्री, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अभी आपके पास में इंटरनेट पे इतने सारे सोर्सेस हैं कि अगर आपको अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, हम आप घर बैठे ही इंटरनेट के थ्रू हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इफ यू वांट टू विजिट अ प्लेस योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन डू इट। अगर आपको किसी प्लेस पे जाके कोई मोन्यूमेंट देखना है या फिर कोई चीज पे विजिट करनी है तब आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी प्लेस की विजिट भी नहीं करनी है और उसके बारे में भी जानना है तो आपको इंटरनेट थ्रू वो चीज पता चल सकती है। But the truth and authenticity of this information needed to be verified. लेकिन आप जो कुछ पढ़ते हो, जो कुछ देखते हो, वो कितनी सच है ये आपको पता होना चाहिए। कि अगर आप किसी मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी चीज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो बात कितनी सच है ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। So now it has become comparatively easy to study history with all these sources, as these sources are from the contemporary period. They are easily available. Since a subject like history touches all the aspects of our lives,
Efforts for preservation of such sources are made at all levels. We should also contribute to these efforts. So students, all these sources are there which are present, that is written sources, material sources, oral sources and audiovisual sources. All sources are helping us to know us about history. But what is happening? Only we are studying the history. हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम किसी जगह पे विजिट करने के लिए जाते हैं तो यू कैन सी वी आर डिस्ट्रॉइंग दैट प्लेस। हम लोग उस हिस्ट्री को खराब करते हैं जिस हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग तो पढ़ते हैं कि राजा शिवाजी के किले इतने बड़े हैं, राजा शिवाजी के किले ऐसे हैं, लेकिन जब हम किसी फोर्ट को विजिट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उस फोर्ट को गंदा करने का काम हम ही करते हैं। तो इफ वी वांट टू स्टडी हिस्ट्री, इफ वी वांट टू रियलाइज द हिस्ट्री, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हिस्ट्री। अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं या फिर हमको लगता है कि हमें उसके बारे में पढ़ना है, हमको तो सबसे पहले हमको सीखना चाहिए उसको प्रिजर्व करना है। हम कैसे उस चीज को अच्छा रखें, तभी हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जो अंग्रेज थे वो तो आके चले गए, ब्रिटिशर्स कम एंड दे स्टोलन इट फ्रॉम अस। जितने भी फोर्ट्स थे, जितने भी किले थे, जब ये ब्रिटिशर्स आए थे तो इन्होंने बहुत सारा जो नुकसान है हमारे फोर्ट्स का किया था। बट नाउ इट्स आवर टाइम दैट हाउ वी प्रिजर्व इट। अब हमारा टाइम है कि किस तरह से हमें ये सारी जो हमारी हिस्ट्री है इसको प्रिजर्व करके रखना है। तो इस प्रिजर्वेशन को सबसे पहले स्टार्ट करना है। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर हिस्ट्री। हमारे जो फोर्ट्स हैं, हमारे हो सकता है कि आपके आजू बाजू में, आपके गांव के पास में कोई टेम्पल्स होंगे जो खराब होते जा रहे होंगे, तो डू समथिंग फॉर दैट। आप लोग कंट्रीब्यूशन करके उसे रिबिल्ड करा सकते हो, रिस्ट्रक्चर करा सकते हो। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के बहुत सारे फोर्ट्स ऐसे हैं जो अभी होटल्स में तब्दील हो चुके हैं, वो भी अच्छे होटल्स में जहाँ पे फॉरेनर्स आके रुकते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो फोर्ट्स की जो मरम्मत है उसके भी पैसे उनको मिल जाते हैं, विजिटर्स भी वहाँ पे आते हैं। तो इस तरह वो जो फोर्ट्स हैं वो कभी खराब नहीं हुए, वो हमेशा राजस्थान वालों ने उनको अच्छा ही रखा, क्योंकि कि उसके बदले में उन फोर्ट्स को देखने, बिकॉज दे आर इन गुड कंडीशन, so the visitors like to visit that place. But what about our Maharashtrian food? हमारे महाराष्ट्र के फूड देखिए, जितने बाहर से अच्छे दिखते हैं उतने ही अंदर से खराब होते जा रहे हैं। तो नो इट्स अवर प्लेस। हम लोग वहाँ पे जाते हैं, उसको खराब करते हैं, वहाँ पे इतना गंदा करते हैं कि उसको सफाई करने वाला कोई दूसरा नहीं है। सफाई करने वाले भी हम ही हैं और गंदा करने वाले भी हम ही हैं। तो जब गंदा करके हमें साफ करना है तो गंदा करो ही। तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से हमें हिस्ट्री जो है वो अपनी सेव करनी है, हमको सेव रखनी है, और आने वाली जनरेशन के लिए हमें ये हिस्ट्री जो है वो छोड़ के जानी है। सो स्टूडेंट्स, all these sources of history teaches us about our history and gives knowledge of about our history. So like this we end up this lesson. I think you understand the first lesson, the sources of history. Is there any query that you can ask? If you have some query, ask it. If there is no query, then I will wind up my lecture.